गोयल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अंग्रेजों का भारत में आगमन। मैंने पहली दो वीडियोस में डाल चुका हूं, पुर्तगाल का भारत में आगमन और डचों का भारत में आगमन। उसी सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो उससे पहले वहां पर फसलीय क्रांति आ चुकी थी, यानी कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो सरप्लस था। उपभोग से ज्यादा उनके पास उत्पाद था, किसका? फसलों का। दूसरा औद्योगिकरण है, वहां पे लगातार विकास होता जा रहा था। तो यानी कि जो इंग्लैंड है उसके पास काफी धन बल था और वो इस बात से परेशान था कि किसी तरीके से हमें एशिया के साथ व्यापार करना है। उसके पीछे का कारण क्या था कि जो पुर्तगाल और स्पेन है वो बहुतायत मात्रा में एशिया से व्यापार करके पैसा कमा रहे थे। यहां तक कि 1588 ईस्वी में जो स्पेन है उसने इतना पैसा कमाया कि उसने पुर्तगाल के ऊपर अधिकार किया और पुर्तगाल के पूरे इलाके को स्पेन में मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया। लेकिन जब स्पेन और पुर्तगाल के बीच में आपस में लड़ाइयां चल रही थी तो उसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटेन ने उठाया, क्योंकि दोनों पक्ष लड़ लड़कर कमजोर हो गए थे। वो ब्रिटेन चाहता था कि हम विदेशी व्यापार पर पकड़ बनाए। इसीलिए 1597 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉक, कौन? जॉन मिल्डन हॉक ने स्थलीय मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर कूच किया। कहां से? यूरोप से एशिया की ओर कूच किया स्थलीय मार्ग द्वारा। बोलन और खैबर दर्रों को पार करते हुए जो मिल्डन हॉक है वो भारत की ओर आए। तो सबसे पहले भारत में आने वाला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉक। कब आया था? 1597 में। लेकिन जब ये आया तो इसको यहाँ पर पता लगा कि जो यहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर किसका एकाधिकार है? पुर्तगाल वासियों का, पुर्तगालियों का एकाधिकार है। इसीलिए इसको 1598 में वापिस जाना पड़ा और 1599 में अपनी नौसेना के साथ ये भारत की ओर दोबारा आया। और किस रास्ते से आया? केप टाउन के रास्ते से आया, जो मेडागास्कर का रास्ता है उसके साथ आया। जब वो आया नौसेना लेकर तो उसी समय उस समय हिंद महासागर को क्या बोला जाता था? पुर्तगाल महासागर। क्या बोला जाता था? पुर्तगाल महासागर। तो उसके अंदर एक अर्मेडा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? अर्मेडा का। अर्मेडा क्या था? जो पुर्तगाल थे उनका जो जंगी बेड़ा था उसका नाम क्या था? अर्मेडा। तो उसके साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ जिसके अंदर अंग्रेजों की जीत हुई और पुर्तगालियों की हार हुई। जब इस बात का पता यूरोप में पता लगा तो जो महारानी है वहां की, वो इस बात से बड़ी खुश थी क्योंकि अब एक नया व्यापारिक द्वार खुलने वाला था। इसीलिए सन 1600 ईस्वी में जो लंदन है वहां के बड़े व्यापारी फाउंडर हॉल, जिनका क्या नाम था? फाउंडर हॉल, उन्होंने दक्षिण पूर्वी व्यापार संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दक्षिणी पूर्वी व्यापार संघ की स्थापना की। इसके लिए इन्होंने लॉर्ड मेयर को ज्ञापन पत्र सौंपा। किसको ज्ञापन पत्र सौंपा? लॉर्ड मेयर को, जिन्होंने इस ज्ञापन पत्र को आगे महारानी एलिजाबेथ तक पहुंचाया। इसके बाद जैसे ही ज्ञापन पत्र में महारानी एलिजाबेथ प्रथम को मिला, उसके बाद उन्होंने चार्टर एक्ट 1600 अधिनियम लाया। क्या लाई वो? चार्टर एक्ट सन 1600 अधिनियम, जिसके अंदर द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। आप जब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए
दक्षिणी पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार दिया गया, यानी कि 15 वर्ष आने वाले 15 सालों के दौरान दूसरी किसी भी अंग्रेजी कंपनी को दक्षिण पूर्वी व्यापार करने के लिए जो वैधता है नहीं दी जाएगी। केवल द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडीज को यह अधिकार प्राप्त रहेंगे। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसे हम बोलते हैं संचालक मंडल। क्या बोलते हैं? संचालक मंडल, जिसके अंदर 26 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 24 अन्य सदस्य शामिल थे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता था? कम से कम 2000 पाउंड, जो वहां की मुद्रा है 2000 पाउंड, उसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में देनी पड़ती थी। तो उससे क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चयन होता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता तो उसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स की स्थापना की गई, जिसे क्या बोला जाता है? स्वामी मंडल। इसमें सदस्य बनने के लिए क्या करना होता था? 500 पाउंड का लागत देनी होती थी, जिससे उसको एक मत देने के लिए वो वैध हो जाता था। क्या हो जाता था? एक मत देने के लिए वैध हो जाता था। जब जैसे ही 1600 ईस्वी में चार्टर आया, कंपनी को जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं उससे व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इससे 1603 तक इसका प्रसार मसाला द्वीप तक बढ़ा दिया गया। मसाला द्वीप किसे बोलते हैं? इंडोनेशिया को बोलते हैं। यानी कि 1600 में तो भारत तक था अधिकार, लेकिन 1603 में उनका अधिकार इंडोनेशिया तक कर दिया गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडोनेशिया तक व्यापार पर एकाधिकार रखेगी। इसके बाद सन 1603 में जो महारानी एलिजाबेथ हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो वहां के सम्राट जेम्स प्रथम घोषित हो जाते हैं। जैसे ही जेम्स प्रथम सम्राट बनते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दक्षिण पूर्वी व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए अरब वासियों से जो होर्मुज बंदरगाह है उसको अपने कब्जे में ले लिया, और जो अरब वासी हैं उनके साथ संधि कर ली, ताकि दक्षिण पूर्वी जो एशिया के साथ व्यापार करने में कोई भी बाधा न आए। इसके बाद जो महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया अधिकार पत्र है उसे दोबारा प्रकाशित किया गया, क्योंकि अभी जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो बदल चुके थे। 1608 में कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैप्टन हॉकिंग्स को भारत भेजा। किसको भारत भेजा? कैप्टन हॉकिंग्स को। कैप्टन हॉकिंग्स को भारत भेजने के पीछे जो अंग्रेजों की मंशा ये थी कि कैप्टन हॉकिंग्स हैं वो बहुभाषी हैं, मतलब वो मल्टी लैंग्विस्टिक हैं। उन्हें तुर्की, फारसी और अंग्रेजी तीनों में अच्छी पकड़ थी। तो जैसे ही जब कैप्टन हॉकिंग्स उस समय भारत में मुगल साम्राज्य जिनका जहांगीर दरबार था उसमें आए और उन्होंने फारसी में बोलना स्टार्ट किया, तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि हम इंग्लैंड से आए हैं और हम आपके जो एरिया है, आपका क्षेत्र है, उसमें विदेशी व्यापार करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये जब वार्तालाप फारसी में किया तो इससे खुश होकर जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? इंग्लिश खां की। लेकिन क्या हुआ, उसी दौरान जहांगीर बीमार पड़ गए, और जो कंपनी के जो व्यापार के डायरेक्टर आए थे कैप्टन हॉकिंग्स, इनके अच्छे मित्र थे, एक डॉक्टर दोस्त थे, जिन्होंने जहांगीर की उस बीमारी से ठीक होने में मदद की, जिससे खुश होकर जहांगीर ने इनको 400 का मनसब और सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। तो सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ लगी? सूरत में लगी। कब लगी? 1608 ईस्वी में। कब से स्टार्ट हुआ है? 1597 से। कौन आए थे? जॉर्ज मिल्टन हॉक। इसके बाद कौन आए? इसके बाद फाउंडर हॉल ने कंपनी के लिए ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कैप्टन हॉकिंग्स आए। लेकिन जैसे ही सूरत फैक्ट्री की मान्यता दे दी गई तो पूरा क्षेत्र था उसमें हलबली मच गई। हड़बड़ी क्यों मच गई? क्योंकि जो मुगल थे उन्होंने पुर्तगालियों के साथ व्यापार पर संधि कर रखी थी, और अभी जहांगीर ने क्या किया कि अंग्रेजों को भी मान्यता दे दी सूरत में फैक्ट्री लगाने की। इससे त्रिपक्षीय व्यापार अधिकार विवाद स्टार्ट हो गया। तो इससे आगे की कहानी हम अगली क्लास में देखेंगे।
और आप हमसे जुड़े रहें, हमारी हर टॉपिक्स पर वीडियो आएंगी आएंगी, ये श्योर है। मेरी 10th क्लास की भी सीरीज चल रही है, लगातार चल रही है, उसके वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। और साथ साथ हम जो हिस्ट्री है उसको भी लेकर चलेंगे, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। आपको हर चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से नोट करवाई जा रही हैं। इनका आप कोरोना काल में यूज कर सकते हैं, इनको घर पर बैठ के पढ़े, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।